नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, सांगली शिक्षण संस्था के YouTube चैनल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज हम 10वीं कक्षा के हिंदी पाठ्यपुस्तक से दूसरी इकाई में से 9वां पाठ पढ़ने जा रहे हैं। पाठ का नाम है जब तक जिंदा रहूं लिखता रहूं। पाठ के लेखक हैं विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। सबसे पहले हम इस लेखक का परिचय जान लेते हैं। इनका जन्म 1941 देवरिया उत्तर प्रदेश में हुआ। इनका परिचय इस प्रकार है। विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी हिंदी जगत के जाने माने कवि, लेखक, आलोचक एवं संपादक हैं। आप देश, काल और वातावरण के प्रति सजग और संवेदनशील रचनाकार हैं। ये रहा इनका परिचय। इनकी साहित्य कृतियां हैं फिर भी कुछ रह जाएगा, यह इनका कविता संग्रह है। अज्ञेय पत्रावली, यह निबंध संग्रह है। अंतहीन आकाश, यह यात्रा संग्रह है, अर्थात इसमें यात्रा वर्णन किया है। अमेरिका और यूरोप में एक भारतीय वन, यह भी यात्रा संस्मरण है। संस्मरण यानी यादगार। अस्ति और भवती, यह इनकी आत्मकथा है। बातचीत, यह इनका साक्षात्कार संग्रह है। इत्यादि इनके साहित्य प्रसिद्ध हैं। अब हम गद्य संबंधी जान लेते हैं। प्रसिद्ध लेखक अमृतलाल नागर जी से उनके साहित्य सृजन, उनकी लेखन प्रक्रिया के बारे में जानने का प्रयास किया है। प्रस्तुत साक्षात्कार में विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी ने नागर जी से तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक परिस्थितियों, लेखकों आदि के बारे में अनेक प्रश्न पूछे हैं। इन सभी का जीवन एवं लेखन पर कितना और किस तरह का प्रभाव पड़ा, इसे साक्षात्कार के माध्यम से जानने का प्रयास किया गया है। साक्षात्कार यह साहित्य की एक महत्वपूर्ण विधा है। विधा यानी प्रकार। साक्षात्कारकर्ता साक्षात्कार में प्रश्नोत्तर के माध्यम से किसी व्यक्ति से उसके कार्य एवं जीवन के विविध पहलुओं के बारे में समुचित जानकारी प्राप्त करता है। यहाँ विश्वनाथ प्रसाद तिवारी अमृतलाल नागर जी से कुछ प्रश्नोत्तर के माध्यम से बातचीत कर रहे हैं। प्रश्न पूछने वाले विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी हैं और उस प्रश्नों के उत्तर देने वाले हैं अमृतलाल नागर जी। यह बात आपके समझ में आ गई हो। अब हम पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। तिवारी जी पूछते हैं, नागर जी, मैं आपको आपके लेखन के आरंभ काल की ओर ले चलना चाहता हूँ। मतलब तिवारी जी नागर जी से कहते हैं कि अब हम आपके लेखन काल के आरंभ में जाना चाहते हैं। जिस समय आपने लिखना शुरू किया उस समय का साहित्यिक माहौल क्या था। साहित्यिक माहौल मतलब वातावरण, साहित्यिक वातावरण किस प्रकार का था, किस प्रकार लेखक अपना साहित्य निर्मित करते थे। किन लोगों से प्रेरित होकर आपने लिखना शुरू किया और क्या आदर्श थे आपके सामने, यह उन्होंने नागर जी से पूछा है। लिखने से पहले तो मैंने पढ़ना शुरू किया था। नागर जी ने उसे उत्तर दिया कि जब मैंने लेखन शुरू किया, लिखना, साहित्य लेखन शुरू किया, तो लिखने से पहले पढ़ना ज़रूरी है, तभी हम अच्छे से लेखन कर सकते हैं। आरंभ में कवियों को ही अधिक पढ़ता था। कवियों को पढ़ता था अर्थात कवियों के कविताएं पढ़ता था। स्नेह जी, यहाँ स्नेह नहीं, स्नेह, ये उनका सरनेम है। अयोध्या सिंह उपाध्याय की कविताएं ज़्यादा पढ़ी। छापे का अक्षर मेरा पहला मित्र था। घर में 2 पत्रिकाएं मांगते थे मेरे पितामह दादाजी, एक सरस्वती और दूसरी गृहलक्ष्मी। उस समय हमारे सामने प्रेमचंद का साहित्य था, कौशिक का था। आरंभ में बंकिम के उपन्यास पढ़े, शरद चंद्र को बाद में उन्होंने पढ़ा है। प्रभात कुमार मुखोपाध्याय का कहानी संग्रह देशी और विलायती 1930 के आसपास पढ़ा। उपन्यासों में बंकिम के उपन्यास 1930 में ही पढ़ डाले अर्थात पढ़े। आनंद मठ, देवी चौधरानी और एक राजस्थानी थीम पर लिखा हुआ उपन्यास उसी समय पढ़ा था। थीम का अर्थ है
थीम अर्थात विषय, राजस्थानी विषय पर उन्होंने एक उपन्यास पढ़ा। देवी चौधरानी यह एक उपन्यास है, आनंद मठ यह भी एक उपन्यास है। तिवारी जी ने पूछा, क्या यही लेखक आपके लेखन के आदर्श रहे हैं? नागर जी ने उसे उत्तर दिया, नहीं, कोई आदर्श नहीं, केवल आनंद था पढ़ने का। वो केवल अपने आनंद के लिए पढ़ते थे और बाद में उन्हें लिखने के विषय में सूझा तो उन्होंने लिखना शुरू किया। सबसे पहले कविता फूटी साइमन कमीशन के बहिष्कार के समय। कविता फूटी अर्थात कविता सूझी, उन्होंने एक कविता लिखी। कब लिखी? साइमन कमीशन के बहिष्कार के समय 1928 से 1929 में लाठीचार्ज हुआ था। इस अनुभव से ही पहली कविता फूटी, कब लऊ कहो लाठी खाए। इसे ही लेखन का आरंभ मानिए। अर्थात यह जो उन्होंने कविता लिखी है यही उनके लेखन का आरंभ था। तिवारी जी ने उन्हें पूछा, इस घटना के बाद आप राजनीति की ओर क्यों नहीं गए? क्योंकि वातावरण तो राजनीतिक था, आंदोलन हो रहे थे, लाठीचार्ज हो रहे थे, तो वातावरण के प्रभाव से आप राजनीति में क्यों नहीं गए? नागर जी ने उसे उत्तर दिया, नहीं गया क्योंकि पिताजी सरकारी कर्मचारी थे। 1929 के बाद मेरी रुचि बढ़ी पढ़ने में और सामाजिक कार्यों में भी। इन्हें किस बात में रुचि आने लगी? तो पढ़ाई करने में, और पढ़ाई अर्थात विविध तरह का साहित्य पढ़ने में उन्हें रुचि थी और सामाजिक कार्यों में भी उनको रुचि होने लगी। लेकिन मेरी पहली कहानी छपी 1933 में, अपशकुन, यह उनकी सबसे पहली कहानी है। तुम्हारे गोरखपुर के मन्नन द्विवेदी ने लिख रहे थे उन दिनों। तुम्हारे गोरखपुर के अर्थात नागर जी उन्हें कहते हैं कि गोरखपुर के मन्नन द्विवेदी लिख रहे थे उन दिनों। चंडी प्रसाद हृदयेश थे जिनकी लेखन शैली ने मुझे प्रभावित किया। इन दो लेखकों के साहित्य ने उनको प्रभावित किया। लेखकों के नाम हैं द्विवेदी, मन्नन द्विवेदी और चंडी प्रसाद हृदयेश। इनके लेखन ने तिवारी जी को प्रभावित किया था। तिवारी जी ने उन्हें पूछा, क्या उन दिनों आप पर गांधी के व्यक्तित्व का भी कुछ प्रभाव पड़ा? व्यक्तित्व अर्थात व्यक्ति की विशेषता, गांधी जी के आचरण का, उनके व्यक्तित्व का तुम पर कुछ प्रभाव पड़ा था? नागर जी ने उसे उत्तर दिया, हाँ, निश्चित रूप से पड़ा। पिताजी ने आंदोलन में भाग लेने से रोका। वह रोकना ही मेरे लेखन के लिए अच्छा हुआ। आंदोलन अर्थात किसी बात के लिए सामूहिक प्रयास, मतलब आंदोलन। आंदोलन में जाने से उनके पिताजी ने उन्हें रोक लिया और उनका रोकना ही उनके लेखन के लिए अच्छा हुआ, अच्छा साबित हुआ। तिवारी जी ने पूछा, आपके लेखन में गरीबों के प्रति जो करुणा है वह किससे प्रभावित है? अर्थात उनका कहना यह है कि नागर जी के व्यवहार में, उनके आचरण में गरीबों के प्रति जो करुणा दिखाई देती है वह किस कारण है? उसके लिए उन्होंने उत्तर दिया है, नागर जी कहते हैं, वह तो अपने समाज से ही उभरी थी, समाज से ही वह करुणा उन्हें प्राप्त हुई थी। मेरी पहली कहानी प्रायश्चित इसका प्रमाण है। हमारे पारिवारिक संस्कार भी थे। मेरे पिताजी में एक अद्भुत गुण था, वे किसी के दुख दर्द में तुरंत पहुंच जाते थे। इसने मुझे बहुत प्रभावित किया। पिताजी का जो गुण था, कौन सा गुण था? कि दूसरों के दुख दर्द में वे उनकी मदद के लिए तुरंत पहुंच जाते थे। इसी गुण से उन्हें यह प्रेरणा मिली थी, इसी गुण से उनमें यह करुणा आई थी। तिवारी जी ने उन्हें पूछा, उस समय तो क्रांतिकारी आंदोलन भी हो रहे थे, क्या उनका भी आप पर कुछ प्रभाव पड़ा? क्योंकि उन दिनों क्रांतिकारकों के आंदोलन भी हो रहे थे। तो उनका पूछना है, उनका कहना है कि इन आंदोलनों का, इन सामाजिक परिस्थितियों का
नागर जी के लेखन पर कुछ प्रभाव पड़ा था या नहीं? नागर जी ने उसे उत्तर दिया, उसी से तो पिताजी ने डांटा और रोका। काकोरी बम कांड हो चुका था। 1921 से आंदोलन तेज हो गए थे। तिवारी जी ने पूछा, क्या सामाजिक आंदोलनों जैसे आर्य समाज का भी आप पर कुछ प्रभाव पड़ा? नागर जी ने कहा, आरंभिक असर है थोड़ा जरूर। मेरे पिताजी में एक अच्छी बात थी कि उन्होंने मुझे सामाजिक आंदोलनों में जाने से कभी नहीं रोका। सामाजिक आंदोलनों में जाने से उन्होंने नहीं रोका है, परंतु पहले एक बार उन्होंने रोका था। आंदोलन में भाग लेने के लिए सबसे पहले उन्होंने रोका था और उनका रोकना उनके लेखन के लिए अच्छा साबित हुआ। और बाद में जब नागर जी सामाजिक आंदोलनों में हिस्सा लेना चाहते थे तो उनके पिताजी ने उन्हें नहीं रोका। जवाहरलाल नेहरू से मेरी भेंट 1933 में हुई। यह साल याद रखिए। नेहरू जी से नागर जी की भेंट 1933 में हुई। उनकी माँ अर्थात नेहरू की माँ मेडिकल कॉलेज में दाखिल थी। उसी समय मेरा छोटा भाई भी वहां दाखिल था। नेहरू जी जेल में थे। उनकी माँ के पास कुछ कश्मीरी लोगों को छोड़कर कोई आता जाता नहीं था। मैं उनकी माताजी के पास रोज जाता था। पंडित जी जब जेल से छूटे तो मेरी उनसे वही भेंट हुई जो प्रायः होती थी। उनसे खूब बातें होती थी, हर तरह की। तिवारी जी ने पूछा, आपका पहला उपन्यास कौन सा है? नागर जी ने उसे उत्तर दिया, पहला उपन्यास लिखा 1944 में, महाकाल, जो छपा 1946 में। बंगाल से लौटकर इसे लिखा था। कब लिखा था उसका काल निर्देश उन्होंने किया है कि बंगाल से लौटकर उन्होंने यह लिखा था। तिवारी जी ने उन्हें यह पूछा है कि आपका पहला उपन्यास कौन सा है? इसे उत्तर दिया है, पहला उपन्यास लिखा 1944 में, महाकाल, यह उनके उपन्यास का नाम है, जो छपा 1946 में। बंगाल से लौटकर इसे लिखा था। नागर जी ने महाकाल के लेखन काल को अत्यंत सावधानी से आपको बताया है कि कब लिखा था, उनकी याद है वह। तिवारी जी ने फिर पूछा, क्या यही बाद में भूख नाम से प्रकाशित हुआ? यही अर्थात महाकाल जो उपन्यास उन्होंने लिखा है वही उपन्यास बाद में भूख इस नाम से प्रकाशित हुआ है क्या? नागर जी ने उसे उत्तर दिया, हाँ। तिवारी जी कहते हैं, नागर जी, आप अपने समय के और कौन कौन से लेखकों के संपर्क में प्रभाव में रहे हैं? मतलब उन दिनों आपके संपर्क में कौन कौन से लेखक आए थे? इसका उत्तर नागर जी ने बताया, जगन्नाथ दास रत्नाकर, गोपाल राय गहमरी, प्रेमचंद, किशोरीलाल गोस्वामी, लक्ष्मीधर, वाजपेयी आदि के नाम याद आते हैं। ये सब उन दिनों के प्रसिद्ध रचनाकार हैं। लक्ष्मी माधव शुक्ल हमारे यहाँ आते थे। यह भी एक लेखक है, अत्यंत जाने माने लेखक है। वे आजानुबाहु थे। आजानुबाहु इसका मतलब है जिनके हाथ घुटनों के नीचे आते हैं, उन्हें आजानुबाहु कहते हैं। उनका पोशाक यह था, ढीला कुर्ता पहनते थे और कुर्ते की जेब में जलियांवाला बाग की खून सनी मिट्टी हमेशा रखते रहते थे। ये जो शुक्ल जी है, ये अपनी जेब में हमेशा जलियांवाला बाग की जो हत्याकांड हुई थी वहाँ उसकी खून से सनी मिट्टी थी, वह थोड़ी मिट्टी अपने जेब में रखा करते थे, मतलब उस हत्याकांड की याद में। 1931 से 37 तक मैं प्रतिवर्ष कोलकाता जाकर शरद चंद्र से मिलता रहा, उनके गांव भी गया। ये उन्होंने अपनी याद आपको बताई है, संस्मरण उन्होंने आपको बताया है। तिवारी जी पूछते हैं, पुराने साहित्यकारों में आप किससे अपना आदर्श मानते हैं? नागर जी ने उत्तर दिया, तुलसीदास को तो मुझे घुट्टी में पिलाया गया है। घुट्टी अर्थात नवजात शिशु को पिलाई जाने वाली एक पाचक रेचक दवा है।
जिससे बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। इसी प्रकार तुलसीदास को मुझे घुट्टी में पिलाया गया है। इसका मतलब यह है कि तुलसीदास ने जो रामचरितमानस लिखा है उसका पाठ उनके पिताजी उनसे हमेशा करवाते थे। देखिए, बाबा अर्थात नागर जी के पिताजी शाम को नित्य प्रति हमेशा हर रोज रामचरितमानस मुझसे पढ़वाकर सुनते थे। श्लोक जबरदस्ती याद करवाते थे। इनका उनके जीवन पर अच्छा प्रभाव पड़ा है। तिवारी जी पूछते हैं, नागर जी आपने खंजन नयन इसका मतलब है अंधे, आंखों से अंधे में सूरदास के चमत्कारों का बहुत विस्तार से वर्णन किया है। क्या इन पर आपका विश्वास है? मतलब इन चमत्कारों पर आपका विश्वास है, ऐसा पूछा है। नागर जी ने कहा, नेत्रहीनों के चमत्कार हमने बहुत देखे हैं। सूरदास जी अंधे हैं, ये जन्म से अंधे हैं या बाद में किसी घटना की वजह से वो अंधे हो चुके हैं, यह पता नहीं है, परंतु वे अंधे थे। और एक संत हैं गुलाबराव महाराज, वो भी अंधे थे। वो तो जन्म से भी अंधे थे, परंतु उन्होंने भक्ति मार्ग में, आध्यात्मिक मार्ग में अपनी अच्छी प्रगति की थी। उनकी भविष्यवाणियां कभी कभी बहुत सच होती हैं। सूर्य पंचशती के अवसर पर काफी विवाद चला था कि सूर्य जन्मांध थे या नहीं। सूर्य ने सूरदास जन्मांध थे या नहीं, इस पर काफी वाद विवाद होता था। सवाल यह है कि देखता कौन है। महत्वपूर्ण बात यह है कि देखता कौन है, देखने वाला कौन है, आंख या मन। आंखें ये केवल हमारा अवयव है, अवयव से हम देखते हैं या अपने मन से देखते हैं, यह अत्यंत महत्वपूर्ण बात है। हम अपने मन से कार्य करते हैं, शरीर तो हमारा बाह्य हिस्सा है, परंतु काम करने वाला, क्रिया करने वाला हमारा मन है। जब हमारा मन आदेश दे तो हम क्रियाएं काम अच्छा करते हैं। तो उनका प्रश्न यह है, वो कहते हैं कि देखता कौन है, आंख या मन। आंख तो माध्यम है, देखने वाला मन है। तभी तो हम रात को जब सोते हैं तो सपने देखते हैं अच्छे से। तिवारी जी पूछते हैं, क्या आपने कभी अपने लिखने की सार्थकता की परख की है? लिखने की सार्थकता परख की है, अर्थात जो लेखन आपने लिखा है उसकी आपने कभी परीक्षा की है, कभी उस पर सारासार विचार किया है? नागर जी ने कहा, हाँ, मेरे पास बहुत से पत्र आते हैं मेरे उपन्यासों के बारे में, खास तौर से जिनसे पाठकीय प्रतिक्रियाओं का पता चलता है। हमने अच्छा लिखा है या नहीं, हमने पाठ अच्छा पढ़ा है या नहीं, यह कौन निश्चित करेगा? जो सुनने वाला है वह निश्चित करेगा कि हाँ, हमने पाठ अच्छे से पढ़ा है या कुछ गलतियां की है। पाठ समझाते वक्त, पाठ समझते वक्त हमने क्या कुछ किया है, यह सामने वाला व्यक्ति हमें अच्छे से बता सकता है। तो इसी प्रकार नागर जी कहते हैं कि इनके पास जो पाठकों के पत्र आते हैं, जो उनके साहित्य पढ़ने वाले लोग हैं, उन्हें पाठक कहते हैं। पाठकों के जो पत्र आते हैं उनमें उनकी प्रतिक्रिया लिखी होती है। इनसे पता चलता है कि हमने साहित्य निर्मिति अच्छी की है या नहीं। तिवारी जी ने उन्हें पूछा, नागर जी आपने भ्रमण तो काफी किया है। उनकी बात अधूरी है अभी तक, उनकी बात बीच में ही तोड़ते हुए नागर जी ने कहा, हाँ, पूरे अखंड भारतवर्ष का उन्होंने भ्रमण किया है। अखंड भारतवर्ष, यह शब्द याद रखिए। अखंड भारतवर्ष का मतलब है पाकिस्तान तब हमारे भारत देश का ही हिस्सा था, वहां भी वे जाकर आए हैं। पेशावर से कन्याकुमारी तक, अब समझ में आया होगा, पेशावर से कन्याकुमारी तक अर्थात पश्चिम से दक्षिण तक, बंगाल से कश्मीर तक, बंगाल यानी पूर्व से लेकर उत्तर दिशा तक उन्होंने यात्रा की है। इन यात्राओं का यह लाभ हुआ कि मैंने
कैरेक्टर यानी चरित्र बहुत देखे और उनके मनोविज्ञान को भी समझने का मौका मिला। उन्होंने बहुत कैरेक्टर देखे, बहुत अच्छे चरित्र देखे हैं और उनके मनोविज्ञान को भी समझने का उनको मौका मिला। मनोविज्ञान, मनस्थिति, उनकी मनस्थिति कैसी है, वे क्या विचार करते हैं, क्या सोचते हैं और किस प्रकार उनका व्यवहार है, यह देखने का उनको मौका मिला इस यात्रा के दौरान। इन यात्रा का दायरा क्या था? तो पेशावर से कन्याकुमारी तक, अर्थात पश्चिम से दक्षिण तक, और यहाँ बंगाल से लेकर ऊपर कश्मीर तक, पूरब से उत्तर दिशा तक इनका भ्रमण का दायरा था। तिवारी जी ने पूछा, आप अपने समय के लेखकों में आप किन्हें अधिक पसंद करते हैं? नागर जी ने उत्तर दिया, अगर दिल से पूछो तो एक ही आदमी, उसे बहुत प्यार करता हूँ, वह है रामविलास शर्मा। प्रभात कुमार मुखोपाध्याय का संग्रह देशी और विलायती अगर मिल जाए तो फिर पढ़ना चाहूँगा। यह किताब उनको अधिक अच्छी लगती है, अगर कभी मिल जाए तो वे पढ़ना चाहते हैं। बदलते हुए भारतीय समाज के सुंदर चित्र हैं उसकी कहानियों में। टॉलस्टॉय और चेखव की रचनाएं भी उनको अधिक प्रिय है। तिवारी जी ने पूछा, आपने तो पात्रों का भी बहुत संकलन किया है। संकलन, संग्रह, पत्रों का संकलन किया है, यानी बहुत सारे उनको पत्र आते हैं, उनका उन्होंने संग्रह किया है। नागर जी ने कहा, हाँ, बहुत पत्रों का संग्रह भी काफ़ी है, लेकिन वह व्यवस्थित नहीं है। मतलब दिनांकों के हिसाब से, तारीख के हिसाब से उन्होंने अच्छे से रखा नहीं है, परंतु उनका संग्रह बहुत बड़ा है, इसलिए इसके लिए घूमना बहुत पड़ा है। उन्होंने कहा, उनका पत्रों का संग्रह व्यवस्थित नहीं है, मैंने प्रत्येक जाति के रीति रिवाज भी इकट्ठे किए हैं। इन्होंने पत्रों का संग्रह भी किया है और हर एक जाति के लोगों का रीति रिवाज पास जाकर देखा है और इसकी भी उन्होंने जानकारी एकत्रित की है। इसके लिए उनको बहुत घूमना पड़ा है, बड़े बूढ़े से सुनकर भी बहुत कुछ प्राप्त किया है। गदर के फूल के लिए मुझे बहुत लोगों से मिलना जुलना पड़ा। गदर के फूल, यह उनका एक साहित्य है, इसे लिखने के लिए उनको बहुत लोगों से मिलना जुलना पड़ा। तिवारी जी ने पूछा, आपने अपने उपन्यासों के लिए फील्ड वर्क बहुत किया है। फील्ड वर्क अर्थात पास जाकर किया हुआ काम, जो बात हमें दूसरों को बतानी है, इसके लिए उन्हें उस क्षेत्र में जाकर काम करना पड़ा, इसे फील्ड वर्क कहते हैं। आपको पता है ये भी। नागर जी ने कहा, हाँ, बहुत करना पड़ा है। नाच्यो बहुत गोपाल के लिए सफाई कर्मियों की बस्तियों में जाना पड़ा। यह लिखने के लिए कहाँ कहाँ जाना पड़ा? तो सफाई कर्मियों की बस्तियों में जाना पड़ा, उनके रीति रिवाजों का अध्ययन करना पड़ा। तिवारी जी ने कहा, नागर जी, क्या आप मन और प्राण को अलग अलग मानते हैं? मन और प्राण, ये दो चीजें हैं, क्या इन दोनों में आप भेद करते हैं? नागर जी ने कहा, हाँ, प्राण को मन से अलग करना पड़ेगा। प्राण की मन की गति आगे तक है, प्राण को वहां तक खींचना पड़ता है। मन एक ऐसा निर्मल जल है जिससे जीवन के संस्कार रंगते हैं। मन प्राण से ही सधता है। देखिए इसका मतलब क्या हुआ? प्राण और मन दोनों वे अलग अलग करते हैं। मन की गति अत्यंत तेज है और प्राणों को मन की गति से दौड़ाना पड़ता है, वहां खींचना पड़ता है। मन एक ऐसा निर्मल जल है जिससे जीवन के संस्कार रंगते हैं। निर्मल जल में, मन के जल में अपना जीवन के संस्कार रंगते हैं। मन प्राण से ही सधता है। तिवारी जी ने उनको पूछा, सूर में
अपने आपने मन को ही पकड़ा है। सूर में अर्थात सूरदास जी के जब उन्होंने साहित्य लेखन किया है उसमें उन्होंने मन को ही अधिक प्रभाव रूप में लिखा है। नागर जी ने कहा, हाँ, सूर ने एक जगह लिखा है, सूर अर्थात सूरदास, मैं 10 दिशाओं में देख लेता हूँ, जब पूरी प्राण शक्ति एक जगह केंद्रित होगी तो इंटरव्यू आई बनाएगी, इंटरव्यू आई बनाएगी। देखिए इसका मतलब क्या हुआ। सूरदास, हमने कहा कि सूरदास जी अंधे थे, तो देखने वाला कौन है यह आपको बताया। मन हमेशा हम सारी चीज़ें देखता है, आँख तो केवल साधन है, माध्यम है। परंतु यहाँ सूरदास जी ने एक जगह पर लिखा है कि मैं 10 दिशाओं में देख लेता हूँ। जैसा मन हमारा शरीर एक जगह होता है और मन कहीं और होता है। बैठे हम यहाँ सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, परंतु शरीर से बाहर मन कभी भी चला जाता है। पूरी प्राण शक्ति, हमारा मन जब एकाग्र हो, एक जगह केंद्रित हो, तब हम कुछ लिख सकते हैं, कुछ पढ़ सकते हैं। इंटरव्यू आई बनाएगी, मतलब हमारे मन हमारा अच्छा इंटरव्यू बना सकता है। तिवारी जी ने पूछा, नागर जी, हम लोगों ने आपका बहुत समय लिया। हाँ, यहाँ वो अपना साक्षात्कार जो प्रश्नोत्तर थे वो खत्म करने वाले हैं। वो कह रहे हैं कि हम लोगों ने आपका बहुत समय लिया, बल्कि आपकी उम्र और स्वास्थ्य का भी लिहाज नहीं किया, ख्याल नहीं किया। हम आपके उम्र का और स्वास्थ्य का भी विचार नहीं किया। हम बोलते रहे, पूछते रहे और आप हमें अच्छे से जवाब देते रहे। नागर जी ने कहा, स्वास्थ्य ठीक है मेरा, पत्नी की मृत्यु के बाद एक टूटन आ गई थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि लिखने के सिवा और चारा क्या है। जब उनकी पत्नी का देहांत हुआ तब वे अंदर से मन ही मन टूट गए थे, उन्हें कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। तब उसे उभरने के लिए, उससे बाहर निकलने के, दुख से बाहर निकलने के लिए उन्होंने सोचा कि अरे लिखने से अच्छा और क्या मिलेगा, साहित्य साधन क्या मिलेगा। उन्होंने कहा, तुम लोग यह मनाओ कि जब तक जिंदा रहूं लिखता रहूं। अब तो मैं अकेला रह गया हूं, अब मैं जिंदा रहूंगा तब तक मैं अपना साहित्य निर्मित करता रहूंगा, लिखता रहूंगा। और यहाँ उन्होंने अपना साक्षात्कार यानी प्रत्यक्ष जो भेंट थी, प्रश्नोत्तर चालू थे, वो यहाँ खत्म हुए। अब यह पाठ आप लोगों की समझ में आया होगा। अब हम इस पाठ का स्वाध्याय देखते हैं। जो महत्वपूर्ण 2 प्रश्न हैं उसके विषय में हम चर्चा करेंगे। एक प्रश्न यह है कि ज्ञान तथा आनंद प्राप्ति का साधन वाचन, इस विषय पर अपने विचार लिखिए। यह प्रश्न है, आपको इस विषय में चर्चा करनी है। कहते हैं पुस्तक मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र होती है। पुस्तकों में ज्ञान भरी बातें होती है। किताबों में संचित ज्ञान हमारे लिए सहायक होता है। विभिन्न विचारों, लेखकों तथा महान व्यक्तियों के विचार पुस्तकों में ही संग्रहित होते हैं और वाचन से हमारा मन संस्कारित होता है। हमारे यहाँ साहित्य, तकनीकी विज्ञान, धर्म, राजनीति और सभी विषयों से संबंधित पुस्तकें उपलब्ध है। आवश्यकता है तो बस इन्हें पढ़ने में रुचि रखने की भी आवश्यकता है। पुस्तकें पढ़ने से ज्ञान प्राप्ति के साथ साथ अद्भुत आनंद प्राप्ति भी होती है। पढ़ने में जो आनंद मिलता है वह अन्य किसी बात में नहीं मिलता। कोई मनुष्य हर दृष्टि से परिपूर्ण नहीं होता। मनुष्य बहुत सारी बातें देख, सुन और पढ़कर सीखता है, देखता है, पढ़ता है और सुनता भी है। विद्यार्थी पाठ्य पुस्तकों से ज्ञान अर्जित करता है। बड़े होने पर इन पुस्तकों से उसका काम नहीं चलता। उसे ज्ञानार्जन के लिए और खुराक की आवश्यकता होती है, और ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। पाठ्य पुस्तक तो केवल साधन है हमारे ज्ञान प्राप्ति के लिए, यह केवल साधन है। हमें उसमें दिए गए संदर्भ ग्रंथों को और अधिक मात्रा में पढ़ना चाहिए। केवल पाठ्य पुस्तक पढ़ना ही पर्याप्त नहीं है।
वह अपने पसंद वाले विषयों की पुस्तकें पढ़ता है। ICS, IPS तथा IAS जैसी बड़ी बड़ी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए भी वाचन की अत्यंत आवश्यकता होती है। पुस्तकों में क्या नहीं है, इसमें जो जितना गोते लगाता है उसे उतना ही ज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञान यह एक महासागर है। इस महासागर में हमें पढ़ने के अलावा और कोई चारा नहीं है। हमें पढ़ना आवश्यक है। यह पढ़ने में जो आनंद प्राप्त होता है वही हमारे लिए अच्छा है। अब दूसरा प्रश्न यह है कि आंख देखने का माध्यम है, देखने वाला मन है। इस विषय पर आपको अपने विचार लिखने हैं। देखना केवल आंखों से देखना नहीं है, देखना मन से देखना है। प्रत्येक प्राणी की 2 आंखें होती है जिनके द्वारा वह इस पृथ्वी की समस्त चीजों को देखने में समर्थ होता है। मनोरंजक दृश्य देखकर वह प्रसन्न होता है और दुखदायक दृश्य देखकर वह अत्यंत दुखी होता है, कष्टी होता है। उसका मन भी बेचैन हो जाता है। यह आंखों से दिखाई देने वाले प्रत्यक्ष दृश्यों पर मनुष्य की प्रतिक्रिया होती है। पर मनुष्य की एक दृष्टि और होती है, उसके मन की, यानी कल्पना शक्ति। वह प्रत्यक्ष दृष्टि से भी तेज होती है। जब वह किसी अघटित दृश्य की कल्पना करता है तो वह दृश्य उसकी कल्पना में उसके सामने दिखाई देने लगती है। जैसे हम कथा सुन रहे हैं, हम कथा में इतने मग्न हो गए हैं कि जो कथा हम पढ़ रहे हैं उसके पात्र हमारे आंखों के सामने प्रत्यक्ष होकर आते हैं। यह कब होता है? जब हम अपने मन की आंखों से पढ़ते हैं। तो यह दृश्य उसकी आंखें नहीं देखती, यह दृश्य देखता है उसका मन। मनुष्य को सपने में दिखाई देने वाले दृश्य भी उसकी आंखें नहीं, उसका मन देखता है। इस प्रकार मनुष्य को क्या देखना है और क्या नहीं देखना, इसका आदेश मनुष्य का मन ही उसे देता है। हाँ, देखने में अंतर अवश्य है। प्रत्यक्ष दृश्य वास्तविक आंखें देखती हैं, जबकि मन से काल्पनिक दृश्य मन की आंखें देखती है। यह देखने और देखने में अंतर है। ठीक है, यहाँ तक आपने अभ्यास पूरा किया है।